नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन। बेटे सनी देओल ने दी मुखाग्नि। पत्नी हेमा, बेटी ईशा और कई बॉलीवुड हस्तियां अंतिम संस्कार में रहीं शामिल। पीएम मोदी और सीएम धामी ने जताया दुख। हरिद्वार में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर भव्य समारोह। राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल। पुस्तक धर्मरक्षक गुरु तेग बहादुर का विमोचन। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दिखाया त्याग और बलिदान। शिक्षा विभाग में दिव्यांग आरक्षित सीटों पर फर्जी नियुक्तियों का मामला पकड़ रहा है तूल। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, फर्जी प्रमाण पत्रों से नियुक्तियां बेहद शर्मनाक। सरकार की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे बड़े सवाल। टिहरी के नरेंद्रनगर में बड़ा सड़क हादसा। यात्री बस गिरी। 70 मीटर गहरी खाई में 28 यात्री थे सवार। 5 की मौत, 20 को भेजा गया सकुशल अस्पताल। एसडीआरएफ की 5 टीमें जुटी रेस्क्यू में। और उत्तराखंड में शीत लहर का कहर। तापमान में भारी गिरावट दर्ज। हाड़ कंपाने वाली ठंड से जनजीवन प्रभावित। मैदानी इलाकों में रात का तापमान सामान्य से नीचे। ठंडी हवाओं से सर्दी का और बढ़ा असर। अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल के धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान भूमि में किया गया। इसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलेब्स पहुंचे। दोपहर में उनके घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची थी और विले पार्ले श्मशान भूमि में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से श्मशान घाट पहुंचाया गया। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने पिता को मुखाग्नि दी। पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फिल्म स्टार धर्मेंद्र के निधन पर सीएम धामी ने दुख जताते हुए लिखा कि सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार हृदय को व्यथित करने वाला है। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अद्वितीय और अविस्मरणीय है। वे केवल एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सादगीपूर्ण, विनम्र और करुणामय व्यक्ति के धनी थे। उनकी मुस्कान, संवाद अदायगी और उनके जीवंत किरदार पीढ़ियों तक याद किए जाते रहेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार और लाखों करोड़ों प्रशंसकों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हरिद्वार में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर उत्तराखंड संस्कृत अकादमी और संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से भव्य समारोह हुआ। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह शामिल हुए, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने पुष्प गुच्छ भेंट कर राज्यपाल का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह और चिदानंद मुनि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पर आधारित पुस्तक धर्म रक्षक गुरु तेग बहादुर का विमोचन किया गया। मंच पर प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और कलाकारों ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, त्याग और बलिदान पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। विश्वविद्यालय ने तीसरी किताब, पहला गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर में, दूसरा 4 साहिबजादों के ऊपर में और आज गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। गुरु तेग बहादुर जी का जो 350वां शहीदी दिवस है, इससे हमको, पूरे राष्ट्र को, पूरी मानवता को, हम सबको सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से अत्याचार, जुल्म
किस प्रकार से हम धर्म स्वतंत्रता उसके लिए और अपने राष्ट्र के लिए और कमजोर उनके लिए किस प्रकार अपने बलिदान देनी चाहिए। गुरु सिख परंपरा में जो नवे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनका 350वां बलिदान दिवस हम लोगों ने मनाया है। हम लोगों ने जो मनाया है वो एक राष्ट्रीय संगोष्ठी जो द्विदिवसीय 2 दिन के अंदर थी, और उसका विषय रहा सिख गुरु परंपरा में धर्म, समाज और राष्ट्र की अवधारणा। कि गुरु सिख परंपरा में राष्ट्र के विषय में क्या चिंतन है, धर्म के विषय में क्या चिंतन है और समाज की उन्नति के लिए क्या सोच है उनकी, उस पर विमर्श हमने प्रस्तुत किया है। जिन परिस्थितियों में नए नए नैरेटिव घड़े जा रहे हैं, ऐसे में एक ऐसा परिवार, एक ऐसे गुरु, ऐसे बच्चे, ऐसे साहबजादे, कीड़े मकोड़ों को भी अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन उन्होंने तो देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया। और ये उनकी शहादत किसी सियासत के लिए नहीं थी, किसी रियासत पाने के लिए नहीं थी, बल्कि देश को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए उनकी ये बलिदान था। शिक्षा विभाग में दिव्यांगजन की आरक्षित सीट पर कथित फर्जी नियुक्तियों का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि दिव्यांग कोटे में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्तियां होना बेहद शर्मनाक और गंभीर मामला है, जो सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि दिव्यांग जनों के लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं, उन सीटों पर भी फर्जीवाड़ा करने का कार्य सत्ता में बैठे लोगों ने किया है, क्योंकि सत्ता आपकी है, आपके कार्यकाल में नियुक्तियां हुई हैं। और जो है शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी इस मुद्दे पर खामोश नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दाल काली नहीं है, पूरी दाल काली है। और ये इसका उजागर भी ये तब हुआ जब ब्लाइंड फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक जनहित याचिका जो है दायर करने का कार्य किया। उसके बाद जो है सरकार को और विभाग को नोटिस जारी हुआ कि इसकी जांच कराई जाए। और अब जो है जाकर के इतना होने के बाद अब जो है जो विभाग है वो सख्ते में आया है और उसने ऐसे जो 51 लोग हैं उनको नोटिस जारी किया। उनको नोटिस जारी करने से क्या होगा? आपने चेक किए वो प्रमाण पत्र, आपने उन्हें अपॉइंटमेंट दिया है, तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है। अब आपको सीधा लिए चलेंगे उत्तराखंड के देहरादून में लाखा मंडल, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दूसरा विषय में थोड़ा समय लगेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के लाखा मंडल पहुंचे हुए हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उनका स्वागत किया गया है। यहां पर जो जनसभा है उस जनसभा में वो पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि चकराता विधानसभा क्षेत्र में ये जगह लाखा मंडल पड़ती है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक जनसभा के लिए पहुंचे हुए हैं। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों का मैं और हमारे मीडिया के मित्रों का, जिनके कारण से पूरी भीड़ जो है कभी अनियंत्रित भी हो जाती है आपके आगे दिखने के लिए, ऐसे हमारे सभी मीडिया के मित्र, मैं
भगवान शिव की इस नगरी में आप सबका अपनी ओर से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे तीर्थ पुरोहित भी हैं, उनको भी नमन करता हूँ। और आप सब लोगों ने मेरे यहाँ पहुँचने पर, हमारी माताओं ने, मेरी बहनों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने जहाँ तिलक लगाया, पुष्प बरसाए, नौजवानों ने हमारे नौजवान युवाओं ने बहुत सारे नारे लगाए, उनका जोश देखते ही बनता था। तो और मेरे बड़े बुजुर्गों ने, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया, मेरा स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। भाई बहनों, आज क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सबको पता है, उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। और मैं अभी 4 दिन पहले अपने सोशल मीडिया साथियों के साथ चर्चा कर रहा था, तब मैंने उनसे कहा कि एक बार आप लोग देखिएगा कि उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में कौन से ऐसे निर्णय हैं, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे नवाचार हैं, कौन से ऐसे विकास के रास्ते हैं जिनके बारे में पहली बार निर्णय हुआ है। राज्य बनने के बाद पहली बार जो निर्णय हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय, जैसे आप सबको पता है, हमने राज्य के अंदर नौजवान युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिले, उसके लिए हमने नकल का कानून बनाया। और पिछले 4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक युवा नौजवान भाइयों बहनों को अभी तक तो हमारे नौजवान युवाओं को, हमारे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, बेटा बेटियों को, सबको आज पारदर्शिता के आधार पर नौकरी पर आने का अवसर मिल रहा है। और ये 26,500, अगर मैं नियुक्तियों के बारे में कहूँ तो उत्तराखंड बन जाने से लेकर सभी सरकारों का मिलाकर ये 4.5 वर्षों में 2/3 से भी अधिक है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भर्तियों का कालखंड आप कह सकते हैं। समान नागरिक संहिता का कानून जो भारत के संविधान में था, हमने सबसे पहले लागू किया है। अतिक्रमण हटाने के लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करी है। धर्मांतरण रोकने के लिए, जिसकी एक समस्या आज उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को रोकने के लिए हमने यहाँ पर कड़ा धर्मांतरण का कानून बनाया है। दंगा रोकने के लिए दंगारोधी कानून बनाया है। और अभी हमने शिक्षा में सुधार के लिए एक नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को राज्य के अंदर समाप्त करने का निर्णय लिया है कि आप राज्य के अंदर वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिन मदरसों में राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। आप सबको पता है, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश के पहले नंबर का राज्य बन गया पूरे इंडेक्स में भारत के। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हो, होम स्टे का क्षेत्र हो, हमारा चाहे वित्तीय अनुशासन बनाना हो, उसमें भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में आज शामिल हो गए हैं। अनेक हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भगवान राम का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर 500 सालों के बाद फिर से वहां पर भगवान राम पूरी तरह से जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। महाकाल, काशी में महाकाल का कॉरिडोर बन गया, वहां पर महाकाल लोक बन गया, काशी में काशी कॉरिडोर बन गया। हमारे राज्य में नए स्थानों पर, चाहे वो हमारे चारों धाम हो, केदारनाथ का नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, या हमारे ही महासु महाराज का हमारा हमारे यहीं पर हमारे हनोर में
फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय उपाध्यक्ष परमिला रावत ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य निर्माण की मूल अवधारणा आज तक साकार नहीं हो सकी है। उन्होंने देहरादून बार के 5000 वकीलों के धरने, उपनल कर्मचारियों की समस्याओं और टिहरी में महिला की मृत्यु जैसे मामलों को सरकार की नाकामी बताया। रावत का दावा है कि जनता अब राष्ट्रीय दलों से निराश होकर यूकेडी को विकल्प मान रही है। ये इस प्रदेश की जो अवधारणा थी उसको अभी तक हम लोग कर नहीं पाए। उस चीज़ को जो लोग सत्ता में आए हैं, हमने बताया ना कि वो लोग इस प्रदेश की उनकी सोच नहीं रही। आज प्रदेश की हालत आप लोग देख रहे हैं, चाहे सड़कों में आंदोलन कर रहे हैं आज, और इस प्रदेश के अंदर वकील भी सुरक्षित नहीं है आज की डेट में। आज देखिए देहरादून की सबसे बड़ी जो बार है, 5000 वकील आज धरने में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? जो उनकी चैम्बर है उनको भूमाफियों के द्वारा उनको बेचा जा रहा है। दूसरी बात, जो उपनल कर्मचारी आज प्रदेश के अंदर सड़कों में बैठे हुए हैं। आप देखिए 2020 में यहाँ आपदा आई थी कोरोना काल में, तो उस टाइम तमाम कर्मचारियों ने पूरे हर विभाग में वो कर्मचारी लगे हुए थे, और आज वो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों में बैठे हुए हैं। जब माननीय न्यायालय ने उनको वापस लाने के लिए, नियमितीकरण के लिए सरकार को बता दिया है, तो क्यों नहीं सरकार उनको वापस ला रही है? कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़खला स्थित अपने शासकीय आवास में एमडीडीए अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी विकास कार्यों को नियत समय पर और उसके सीमा के अंदर ही गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने कहा कि जिन कामों का निर्माण पूरा हो चुका है उनके लोकार्पण की तैयारियां तुरंत शुरू की जाएं, जबकि जिन कामों का शिलान्यास प्रस्तावित है उनसे संबंधित सभी कागजी कार्रवाई समय पर पूरी की जाए। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर क्षेत्र में कुंजापुरी हिंडोला खाल मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक यात्री बस करीब 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई। बस में लगभग 28 यात्री सवार थे। इनमें से ज्यादातर बाहरी राज्यों के बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया और सेना नायक अर्पण यदुवंशी के दिशा निर्देश पर ढालवाला, कोटी कॉलोनी और मुख्यालय से कुल 5 रेस्क्यू टीमें मौके के लिए रवाना की गई। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि तीर्थयात्री मुनि कीर्ति आश्रम में रुके हुए थे और दर्शन के बाद लौटते समय बस के ब्रेक में आई समस्या के कारण वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर पड़ा। उन्होंने बताया कि हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 20 लोगों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया। 2 से 3 गंभीर घायल यात्रियों का उपचार चल रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ टीमों ने तेजी से रेस्क्यू अभियान चलाते हुए सभी यात्रियों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मौके पर राहत और बचाव कार्य पूरी तत्परता के साथ जारी है। हाँ, इसमें देखिए थाना नरेंद्र नगर के आगे वहाँ पर मंदिर है, कुंजापुरी मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है। वहाँ पर मुनि कीर्ति आश्रम में कुछ लोग तीर्थयात्री रुके हुए थे और एक बस के द्वारा करीब 25 से 28 लोग जो बताए गए थे वो वहाँ पर दर्शन करने गए थे। वापसी के दौरान जो जानकारी मिली कि बस का कहीं ब्रेक्स में कोई प्रॉब्लम हुई है और इसके कारण बस अनियंत्रित होकर गिर गई थी, जिसमें तत्काल पुलिस, टीडी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हुई थी और इसमें 5 कैजुअल्टीज अभी रिपोर्टेड हैं और इसमें 20 लोग जो है सकुशल इसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया जो नॉर्मल है और इसमें 2-3 लोग अभी सीरियस इंजर्ड बताए गए जिनका उपचार चल रहा है। तो बाकी स्थिति में जो भी लोग थे बस में उन सभी को रेस्क्यू करके नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। बाकी सारी टीमें जो टिहरी जनपद की पुलिस हो और नियर बाई पुलिस सभी लोग पहुंच गए वहां पर। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर है जिनके द्वारा इस रेस्क्यू कार्य तत्काल पूर्ण किया गया है। खबर को लेकर अपडेट लेंगे। यशदीप आर्य हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए। यशदीप, जो 20 घायल बताए जा रहे हैं, हालांकि उसमें से 2 से 3 गंभीर घायल हैं, उनकी हालत को लेकर आपसे अपडेट लेंगे। जी हाँ, आज देखने के लिए मिला कि टिहरी जिले के नरेंद्र नगर क्षेत्र से बड़ी दुर्घटना सामने आई जहां पर कुंजापुरी हिंडोला मार्ग पर एक यात्री
बस लगभग 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसा उस समय हुआ जब बस सवार तीर्थयात्री दर्शन कर लौट रहे थे। बस में कुल 28 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें गुजरात से आए यात्री के साथ उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के यात्री भी शामिल थे। हादसे की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ कंट्रोल रूम तत्काल सक्रिय हुआ और मुख्यालय से कुल 5 रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई। वहीं स्थानीय पुलिस भी तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और राहत बचाव शुरू कर दिया। वहीं साथ साथ देहरादून के एसएसपी अजय सिंह व आईजी गढ़वाल प्रभारी ने बताया कि बस के ब्रेक में तकनीकी खराबी आने की वजह से वाहन अनियंत्रित हुआ और सीधा खाई में जा गिरा। इसमें एसएसपी के अनुसार इस दुखद हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 यात्री सुकुशल निकालकर अस्पताल पहुंच दिया है। जिसके अलावा 2 से 3 यात्री जो है वो गंभीर है। अभी तक नजदीकी अस्पतालों में लगातार जो उपचार है वो लगातार जारी होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है और एसडीआरएफ की टीमें, सभी जो टीमें हैं वो तेजी दिखाते हुए नजर आ रही हैं। जी यशदीप, जहां तक जो आपने वीडियो भेजे हैं उसमें मैं देख पा रहा हूं ये मोड़ था एक, और उस मोड़ से उतरते वक्त मेरे ख्याल से ये ब्रेक फेल हुआ है, लेकिन खाई की तरफ किसी तरह की कोई दीवार या कोई बैरिकेडिंग नजर नहीं आ रही है। क्या ये बैरिकेडिंग है इस दुर्घटना से टूटी है या कोई बैरिकेडिंग नहीं है? अगर नहीं है कोई बैरिकेडिंग तो ये भी प्रशासनिक स्तर पर बड़ी खामी कही जा सकती है, क्योंकि ढलान है, एक तरफ खाई है, तो बैरिकेडिंग काफी हद तक दुर्घटनाओं को कम कर सकती है। आपने सही कहा कि बैरिकेडिंग किसी भी तरीके की वहां पर देखने के लिए नहीं मिली, जिस वजह से जब अनियंत्रित एक बार मोड़ पे आते ही जैसे ही बस अनियंत्रित हुई, उसके बाद वो सीधा खाई में गिर पड़ी। और यही एक चीज, ये जो घटना के ऊपर सभी लोगों को, विशेषज्ञों को जो मानना जा रहा है, यही मानना जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक के तरफ से एक लापरवाही है, जिसकी वजह से इस तरीके की जो घटना है, बहुत ही दुखद घटना है जो घटी है। साथ ही साथ पूरी जो एसडीआरएफ की टीमें हैं लगातार वहां पर लगी हुई है और वहां पर इस तरीके का जो ये गंभीर विषय है इसके ऊपर भी लगातार बातें चलती हुई नजर आ रही है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने भी इस बारे में पूरा बताया कि लगातार अभी तो फिलहाल इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई कि बैरिकेडिंग का टूटने का कोई भी मामला ऐसे सामने नहीं आया, क्योंकि वहां पर जैसे हमें तस्वीरें देखने को मिल रही है, वहां पर जो पूरी तस्वीर है वहां पर किसी भी तरीके की ना तो दीवार है ना बैरिकेडिंग है, जिसकी वजह से इस तरीके की जो हादसा है, दुर्घटना है वो हुई है। लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो मेन फोकस यही है कि किसी तरीके से वो सारी जो एसडीआरएफ की टीम है सभी किसी तरीके से मौके स्थल पर जाए और वहां पर ध्यान दे। जी यशदीप, हम ये उम्मीद भी करते हैं कि ये जो बात है, आज जो आपने जो खबर भेजी है, इसका एक वीडियो और ये सवाल प्रशासन तक पहुंचे, ताकि यहां पर दुर्घटनाओं को कम करने को लेकर या लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखने को लेकर जो मूलभूत इंतजामात होने चाहिए, जैसे जिस बैरिकेडिंग की हम बात कर रहे हैं या फिर दीवार की बात कर रहे हैं, खासतौर पर मोड़ पर, और पूरे में अगर हो तो बहुत ही बेहतर है। बहुत ज्यादा खर्चे का भी काम नहीं है सरकारों के लिए, ये बात उन तक पहुंचे और इसमें सुधार हो और इस तरह के हादसों को लेकर कम से कम हमको फोन ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया यशदीप हमसे जुड़ने के लिए। टिहरी के नरेंद्र नगर कुंजापुरी मंदिर के पास बस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। गंभीर घायलों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और अधिकारियों से समन्वय कर राहत कार्य तेज किए जा रहे हैं। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से 15 वर्ष से पुराने व्यावसायिक भारी वाहनों पर फिटनेस टेस्ट करवाने की फीस को बढ़ाया गया है, लेकिन इसे अगले 1 साल यानी कि नवंबर 2026 तक राज्य सरकार द्वारा माफ किया गया है। इसमें भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा 2021 में जो 15 साल से ऊपर की जो वाहन होते हैं उनकी फिटनेस के चार्जेस बढ़ा दिए गए थे। जैसे अगर हम बड़ी गाड़ी की बात करें तो उसमें 12,500 रुपये की फिटनेस फीस कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे सचिव महोदय द्वारा भी कल आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें जो 15 साल से ऊपर की गाड़ी हैं जिनकी फिटनेस होनी है, जो ड्यू भी है, उनको राहत दी गई है कि वो 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 21 नवंबर 2026 तक डिपार्टमेंट द्वारा उसको स्थगित कर दिया गया और अभी सॉफ्टवेयर में
चेंजेस होते ही वो रिफ्लेक्ट भी होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।